गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम पार्टिसिपेशन रेट पढ़ चुके थे और आज हमें कुछ और आगे के टॉपिक्स पढ़ने हैं। और टेबल को देख करके पता चलता है कि पार्टिसिपेशन रेट ऑलमोस्ट क्या है, हाफ है। जब पार्टिसिपेशन रेट नहीं, ऑलमोस्ट हाफ नहीं, वो तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, ये तो उस पे भी क्या है, कम है। मतलब ऑलमोस्ट बोला तो 1/3 है। क्या है? 1/3 है। तो बाकी की जो 65% जो जनता है, लगभग लगभग मोटे मोटे तौर पर, वो क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक है ना। यहाँ पे फिर वही कॉमन चीजें थी, जो कंपैरिजन था मैन का और व्यूमन का, और दूसरा कंपैरिजन रूरल और अर्बन का। ये कंपैरिजन हम देख चुके हैं, 2-3 बार देख चुके हैं अलग अलग ढंग से। ठीक है ना। तो हमेशा वो करता है, उसके रीजन वगैरह हम सब देख चुके हैं। आज बच्चों में टॉपिक पढ़ना है क्या, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स। सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर। एक बात बताओ बच्चों, ये जो हमने पार्टिसिपेशन रेट देखा अभी, मतलब जिसको वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जैसे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, इधर ओवरऑल की बात कर रहा हूं मैं, 34.7% है। कितना है बच्चों? 34.7%। क्या इससे ये पता चल जाएगा, इससे ये तो पता चल गया कि कितने लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, लेकिन इससे पता चल जाएगा कि कौन सेल्फ एम्प्लॉयड है और कौन हायर्ड है? ये तो नहीं पता चलेगा ना। इसमें तो सब लोग आ गए ना, चाहे वो जॉब करने वाले हो, चाहे खुद का बिजनेस करने वाले हो। यस और नो? तो अभी हमें क्या पढ़ने की जरूरत है, अब इसका फर्दर कैटेगराइजेशन करने की जरूरत है कि ये जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है, कि इनमें वो स्ट्रक्चर कैसे है, सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या सीन है, हायर्ड में क्या चीज है। तो वो सारी चीजें हमें देखनी है। तो शुरू करते हैं बच्चों। पहला बुलेट उसी के रिगार्डिंग लिखा हुआ है, द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो डज नॉट से एनीथिंग अबाउट वर्कर्स स्टेटस इन सोसाइटी और अबाउट द वर्किंग कंडीशन। कह रहे जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है, वो ये नहीं बताता आपको, वो किसके बारे में कुछ भी नहीं बताता आपको, वर्कर के स्टेटस के बारे में, कि उसका स्टेटस कैसा है इन द सोसाइटी और अबाउट द वर्किंग कंडीशन। और ना ही से किसके बारे में पता चलता है हमें, वर्किंग कंडीशन के बारे में पता चलता है। इससे तो बस ये पता चलता है कि कितने लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो इसका फर्दर हमें और कैटेगराइजेशन करना चाहिए। वो कह रहे बाय नोइंग द स्टेटस विद विच अ वर्कर इज प्लेस्ड इन एन एंटरप्राइज। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्कर की क्या जगह है, उसकी क्या पोजीशन है, उसका क्या स्टेटस है, जब हम इसके बारे में जान लेंगे, इट मे बी पॉसिबल टू नो वन डायमेंशन द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ कंट्री। तो कह रहे हैं कि इससे पॉसिबल होगा कि हमें एक चीज पता पड़ेगी कि क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसा है हमारे कंट्री के अंदर। नहीं समझा? माने वो 35% है, ऑलमोस्ट क्या है, 35%। उसमें से अगर लेट सपोज बच्चों 25% हायर्ड वर्कर है, कौन है, हायर्ड वर्कर है, तो इससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर ज्यादातर लोग किसको प्रेफर करते हैं, जॉब को प्रेफर करते हैं, रादर देन कि वो खुद का वेंचर चलाए। बात समझ में आती है आपको? तो अब हम क्या कर सकते हैं ऐसे में, जब हमें ये चीज पता चल जाएगी, तो हम ये देख सकते हैं कि भाई वो नंबर कम क्यों है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो नंबर है वो कम क्यों है। क्योंकि उसके लिए फिर रीजंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि मार्केट में इस तरह के सेंटिमेंट्स बने हुए नहीं है कि जहां पे एनकरेजमेंट मिल सके किसको, जो सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे हैं। तो उनके लिए हमें पॉलिसीज क्या करने की जरूरत है, ड्रॉ करने की जरूरत है, ताकि ज्यादा लोग क्या कर सके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आ सके। अच्छा, फिर हायर्ड में भी और कैटेगराइजेशन देखेंगे कि हायर्ड में 25 है, तो 25 में से कितने क्या है, कैजुअल है, और कितने रेगुलर सैलरीड है। अब मान लिया वो 25 में से लेट सपोज 15 लोग कौन है, कैजुअल है, कौन है, ये अच्छी बात है, बहुत बुरी बात है, बुरी बात है, क्यों है? 25 लोग जॉब कर रहे हैं, 25 में से 15 तो कौन है, कैजुअल वर्कर है, कौन है? यानी कि हमारे देश के अंदर, मैं अपने मन से एग्जांपल बता रहा हूँ कि हम देखेंगे कि जिस भी देश का डेटा चल रहा है कि इस देश के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है ना, लोग ना बहुत लो पेड जो जॉब्स है उनमें ही इन्वॉल्व है, जहाँ पे कोई ठिकाना भी नहीं है परमानेंसी का, कि ये जॉब परमानेंट चलेगी या नहीं चलेगी। आज है, मतलब जॉब तो कोई है ही नहीं है, ये तो डेली वेजर्स है, कौन है, आज है, कल कमाने का कोई साधन नहीं है ना, 2 दिन है, 5 दिन नहीं है, यहाँ तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो वो कह रहा है इसके बारे में पता चलेगा। वंस अगेन बाय नोइंग द स्टेटस
विद विच अ वर्कर इज प्लेस्ड इन एन एंटरप्राइज, ये स्टेटस जान करके कि ऑर्गेनाइजेशन में किस वर्कर की क्या प्लेस है ना, उसकी क्या पोजीशन है, क्या वो मालिक है, क्या वो उधर काम करता है, वो एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉई है। इट मे बी पॉसिबल टू नो वन डायमेंशन द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ कंट्री। इससे हमें एक चीज पता चल जाएगी कि देश के अंदर जो क्वालिटी है एम्प्लॉयमेंट की वो क्या है। हाँ जी, आगे वो बोल रहा है बच्चों, इट ऑल्सो इनेबल्स अस टू नो द अटैचमेंट अ वर्कर हैज विद हिज और हर जॉब एंड द अथॉरिटी शी और ही हैज ओवर द एंटरप्राइज एंड अदर कोवर्कर्स। कह रहे जब हम इतना ड्रिल डाउन करके एनालाइज करेंगे, मतलब क्या एनालाइज करेंगे हम, कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनमें से कितने सेल्फ एम्प्लॉयड है, कितने हायर्ड है, ठीक है ना, हायर्ड में भी कैजुअल कितने हैं, रेगुलर सैलरीड कितने हैं। जब हम ये बारे में चेक करेंगे, पूरा डिटेल में इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, तो इससे हमें ये भी जानने का मौका मिलेगा कि एक वर्कर का अपने जो भी वो जॉब परफॉर्म करता है उसका कितना अटैचमेंट है उसके साथ, उस जॉब के साथ, और उसके पास क्या अथॉरिटी है ना, वो कितनी उसके पास क्या है, पावर है। अम्मा ने एक बात बताओ, अगर ज्यादातर लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में होंगे, किस में होंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, मेजोरिटी में जो नंबर रहेगा वो सेल्फ एम्प्लॉयड का नंबर रहेगा, तो इससे क्या पता चलता है आपको कि पावर्स उनके पास ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा होगी, रादर देन किससे, जो हायर्ड वर्कर होते हैं, बिकॉज हायर्ड वाला तो एम्प्लॉई है ना, वो कौन है, एम्प्लॉई के पास कम पावर होगी क्या एम्प्लॉयर के पास कम होगी, एम्प्लॉय के पास कम पावर होगी, ये सुनो। तो हमें अथॉरिटी का भी पता चल पाएगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब ये अलग अलग लेवल से देख सकते हैं आप लोग, देश के लेवल पे भी देख सकते हो, इस तरह का एनालिसिस कौन भी कर सकती है, एक कंपनी भी कर सकती है अपने लेवल पे, तो इससे पता पड़ेगा कि हमारे पास किस किस तरीके के वर्कर है, उनका स्टेटस क्या है, उनका कितना अटैचमेंट है, ठीक है ना। तो जैसे मान लिया क्या है, ज्यादातर जो लेबरर है, जो कैजुअल लेबरर है, तो वो जो कैजुअल लेबरर है, हमने उनसे और ज्यादा पूछताछ की, है ना, कि आप खुश हो, वो कह रहे कि नहीं भाई साहब, बहुत दिक्कत वाली बात है कि 5 दिन काम मिल जाता है, कोई ठिकाना नहीं है कि अगले 5 दिन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इससे उनका अटैचमेंट भी पता चल पाए, मतलब कह ये रहा है जब से कि जितना हम डिटेल में स्टडी करेंगे उतना उनके बारे में हमें और जानने का मौका मिलेगा, ये कह रहा है ये 2 बुलेट में। बात समझ में आती है। आगे अब ये इसने डेटा बताया है, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू रीजन। रूरल एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयड कितने हैं, 58% है, कितने हैं, 58%। जबकि अर्बन में कितने हैं, ये गैप इतना क्यों है, ऐसा ज्यादा क्यों है, जबकि अर्बन में ज्यादा होने चाहिए, रूरल में कम होने चाहिए। रूरल एरिया में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती है, और जब कोई भी बंदा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो वो हायर्ड में नहीं आती, सेल्फ एम्प्लॉयड में आती है। किस में आती है, सेल्फ एम्प्लॉयड। जबकि शहरों में आप जाकर के देखोगे तो शहरों में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं, क्या करते हैं, मालिक सोच वाले जो लोग होते हैं वो कम होते हैं, जॉब करने वाले जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, वैसी सोच वाले, दैट्स व्हाई ये गैप है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा, अब ये उल्टा हो गया, अगर आप नेक्स्ट वाले में देखोगे, कैजुअल वेज लेबरर में देखोगे, तो ये जो परसेंटेज है, ये गैप जो है ना, ये उल्टा पड़ गया, मतलब रूरल एरिया में तो कैजुअल लेबरर कितने हैं, 29% है, जबकि अर्बन में कितने ही है, तो क्यों, क्योंकि जो शहर है, शहर के अंदर ज्यादा कैसे लोग मिलेंगे आपको, पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, जबकि गांव में आपको जिनकी एजुकेशन थोड़ी कम है, इस तरीके के लोग मिलेंगे, और जो डे टू डे बेसिस पे क्या करते हैं, काम करते हैं। तो फिर नमन भैया, अर्बन एरिया में 15% लोग हैं, कौन है, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, डे टू डे बेसिस पे, मेजरली ये जो 15% है ना, ये कंस्ट्रक्शन साइट्स में इन्वॉल्व है, क्योंकि ज्यादातर इनकी जरूरत जो होती है वो वहीं पे होती है। ये बाकी कोई तो ऐसा काम है कि जिसमें फिजिकल इन्वॉल्वमेंट चाहिए, अदरवाइज तो अर्बन एरिया में तो क्या रहता है, ज्यादा मेंटली लोग क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ऑफिशियल जॉब्स होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज।
ये नंबर भी किसके जैसे जा रहे हैं, जैसे ऊपर सेल्फ एम्प्लॉयड के रहते हैं, हाँ कि ना? कैसे बताना? सेल्फ एम्प्लॉयड के जैसे ये नंबर, ये उल्टा नहीं है, उसके उल्टा है। कैसे उल्टा है? रेगुलर सैलरीड रूरल एरिया में तो मात्र कितना, कौन सी रूरल एरिया में कौन सी कंपनी खुल रही है? कुछ ऐसे एरिया जो इंडस्ट्रियल सेक्टर, जहां पे हमने इंडस्ट्रियल एरिया से डिक्लेयर किया हुआ है रूरल एरिया में, तो वहीं पे तो रेगुलर सैलरीड है, ये 13% बस वही है। बाकी रूरल एरिया में बताओ कौन सी एमएनसी का ऑफिस है, मुझे बताओ आसपास, है ना? हाँ बस एक तो है, ठीक है ना? ये 13% जो लोग हैं, ये उन्हीं से मिलके ये ऐसे नंबर बनते हैं। जैसे अपने इधर रूरल एरिया में बजाज शुगर मिल हो गया, और ये यूपी में तो है मिल, बाकी एरिया में तो ये मिल भी नहीं है। तो मतलब तुम इधर आसपास के एरिया में देखोगे तो आपको 7 8 10 भी मिल मिल जाएगी, है ना? शुगर मिल मिल जाएगी, तो उनमें रेगुलर सैलरी रहते हैं। कैसे रहते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहां पे डेली वेजर्स नहीं होते, डेली वेजर्स भी होते हैं, लेकिन रेगुलर सैलरीड भी होते हैं, ज्यादा होते हैं, वो स्टाफ ज्यादा होता है। जो तुम्हारी दुकान पे, दरअसल क्या है ना, वो आएंगे तो इसमें ही रेगुलर सैलरीड में। दरअसल प्रॉब्लम ये है कि जो एक कॉन्सेप्ट आएगा अभी आगे, एक होता है फॉर्मल सेक्टर और एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर का ना, ये जो नंबर्स लिखे हुए यहाँ पे, जो डेटा लिखा हुआ है, ये ये बहुत ना, तुम्हें क्या लगता है एग्जैक्ट डेटा नहीं है। पहली बात तो हम आज 2024 में इस डेटा को पढ़ा रहे हैं, जबकि 2024 का डेटा नहीं है। 24 का तो छोड़ो, ये 22 23 का भी नहीं है, 8 10 साल पुराना डेटा है। दूसरी बात, इस डेटा में बहुत ज्यादा एक्यूरेसी हम इसलिए नहीं बोल सकते, क्योंकि जो देश के अंदर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर माने जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जो बिखरा हुआ सेक्टर है, यही जो शॉपकीपर्स होते हैं, छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, ये बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग गवर्नमेंट को करते नहीं, और ना ही कोई ऐसा कानून है कि इनको प्रॉपर प्रॉपर रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अगर नहीं करी तो आपने रिपोर्टिंग, तो आपको आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी वगैरह। तुम खुद ही देख लो, इंसान कमाता कितना है, दिखाता कितना है। अब उसमें अगर ऐसे डरते हैं लोग कि अगर हम ये बता देंगे ना हमारी दुकान पे कितने लोग लगे हुए हैं, तो हमारे ऊपर कई सारे क्या लग जाएंगे, कानून लग जाएंगे। ये भी नहीं बताते कि हमारे इधर हमारे शोरूम पे कितने कितने लोगों का स्टाफ है। क्योंकि अगर इधर ऐसे बोला, तुम्हें क्या लगता है कि रूरल एरिया में कुछ ऐसी फॉर्म्स नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो कुछ ऐसी फॉर्म्स नहीं है जिनके यहाँ पे 10 लोगों से ज्यादा काम, 10 लोगों से ज्यादा का स्टाफ है कि नहीं है? कुछ तो ऐसे है जिनके जिनके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है ना? तो 100 100 150 150 लेबर भी लगी हुई है, लेकिन कभी वो डेटा नहीं देते हैं कि पांच की, वो कभी बताएंगे नहीं कि 5 6 लोगों से ज्यादा हमारे यहाँ पे काम, मतलब है भी स्टाफ है भी नहीं भी। क्योंकि जैसे ही 10 लोग से ज्यादा हो जाएंगे, तो उनके ऊपर लेबर लॉ लगना चालू हो जाएगा। क्या लगना चालू हो जाएगा? लेबर लॉ। उनके पास, उनके ऊपर पीएफ का, जो पीएफ एक्ट है वो लग जाएगा, ग्रेचुटी एक्ट है वो लग जाएगा, बोनस एक्ट है वो लग जाएगा। माने सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देने पड़ेंगे किसको? अपने वर्कर्स को। तो वो चाहते नहीं है। तो इसीलिए वो जो एक्चुअल में अगर आप पूछोगे, ये तो बात गलत है, सवाल पूछ करके फिर अपने काम में लग गए। जरा फिर मैं पागल कोई हूँ कि मैं जवाब दूंगा? प्रैक्टिकल तो जो आपके यहाँ पे रेगुलर सैलरीड जो बंदे हैं, वो किस में आने चाहिए? रूरल एरिया के, यानी कि इस 13% में आने चाहिए। लेकिन कमी मैंने बताई, कमी क्या है? कमी ये है कि ये जो डेटा आता है ऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है। किससे आता है? क्योंकि गवर्नमेंट को वही डेटा मिलता है। अब जो अनऑर्गेनाइज का जो डेटा होता है ना, या तो वो मिलता नहीं है, और मिलता है तो बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग डेटा मिलता है, झूठा सच्चा डेटा मिलता है, मतलब एग्जैक्ट डेटा नहीं मिलता है। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां से तो मिल जाता है एग्जैक्ट डेटा, क्योंकि उनके ऊपर तो बहुत सारे कानून होते हैं, उन्हें उनका कंप्लायंस करना होता है, उनकी ऑडिटिंग होती है। अब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उनमें से ज्यादातर लोगों का तो क्या ही नहीं होता, ऑडिट ही नहीं होता। जब ऑडिट नहीं होता, तो उनकी जो मर्जी आए, लोग बताना चाहे बताते हैं, और कौन चक्कर में पड़ता है, बताते नहीं है कोई। एक मानसिकता ये बनी हुई है कि जब भी कुछ होगा, जब भी कुछ रायता फैलेगा, तब देख लेंगे। क्योंकि भारत में करप्शन इतना है, अभी भी करप्शन इतना है कि लोग डरते नहीं है। अगर लॉ को फॉलो भी ना करे ना, तो डरते नहीं है। बताओ क्यों नहीं डरते? क्योंकि मान लिया अगर कोई बंदा की ईमानदारी से काम कर रहा है, और उसके यहाँ पे ऑफिसर्स आए, पैसा उसे भी देना है। और जो फॉलो कर नहीं रहा है, जो बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा है, पैसा उसने भी देना है। तो फिर तो वो जो ना फॉलो करने वाला है, वो कहता है कहाँ ही टेंशन लेनी, साला पैसा उसे भी देना है, अगर मैं फॉलो करूंगा तब भी पैसा ही देना है, तब भी ले दे की बात होगी। हाँ, वो जैसे एक किसी ने तो, कोई तो ऐसे, मतलब ऐसे व्यंग्य किया
कि 100 नंबर दबाओ तो पुलिस आती है और 100 रुपए दे दो तो चली जाती है। मतलब मैं गलत इंटेंशन से नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन किसी ने बोला, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कहीं तो देखा था, पढ़ा था कि 100 नंबर दबाओ तो पुलिस आ जाती है, 100 रुपए दे दो तो चली जाती है। तो हाँ, जो भी है 100 112, अच्छा बढ़ महंगाई हो गई भैया, 12% से इंडेक्स नंबर बढ़ गया होगा। हाँ जी। तो अब ऐसा है कि जो बंदा लो फॉलो भी करना चाहता है वो आगे से लो फॉलो करेगा ही नहीं, कह रहे पैसे तो फिर भी देना है, ठीक है ना, चाहे तुम कितना कुछ भी कर लियो पैसा फिर भी देना, तो इससे अच्छा तो, और चलो ऑन कैमरा तो बोलता नहीं हूँ लेकिन हाँ जी, इधर देखो बच्चों, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज ये है 13% रूरल एरिया में, क्यों है? बिकॉज रूरल एरिया में कोई एमएनसीज नहीं है। तो फिर ये कहां से आया? कुछ है जो इंडस्ट्रियल एरिया है। अच्छा, रेगुलर सैलरीड का नंबर कहां पे बढ़ जाता है बहुत ज्यादा? अर्बन में। वो कितना हो जाता है? 47%। कितना हो जाता है? 47। ऐसा क्यों? अर्बन एरिया में ही तो है ना फैक्ट्रीज वगैरह, जहाँ पे रेगुलरली लोग क्या करते हैं, अभी इंसान को अच्छी अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई करके, ठीक है ना, अगर वो जॉब करना चाहे तो ऐसे कभी किसी को सुना चल भाई जाके बुढ़ाना में वो कंपनी का ऑफिस है उसमें जॉब करेंगे? उल्टे जो लोग इधर है तो उधर ही, इधर से निकल निकल के भागते हैं। तो यस और नो? तो दैट्स वाई ये नंबर इधर क्या है, अर्बन में ज्यादा है। ये तो हुआ रीजन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बच्चों? अब जेंडर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड वर्कर का जो नंबर है वो किसके अकॉर्डिंग देखते हैं? जेंडर के अकॉर्डिंग। सेल्फ एम्प्लॉयड मेल कितने हैं? 52%। और फीमेल भी कितनी है? हाँ, माने बराबर बराबर। सेल्फ एम्प्लॉयड जो खुद के वेंचर में लगे हुए, ओवरऑल की बात कर रहे हैं रूरल एरिया। अब तुम एक यहाँ पे डाउट रह सकता है बच्चों को, अमन भैया क्या इतना ग्रो कर चुका क्या भारत कि जहाँ पे समान अधिकार मिल रहे हैं, या समान मतलब एक तरीके से क्या हो रहा है कि बराबर से लोग क्या कर रहे हैं, जितने मेल है उतनी ही फीमेल्स है। दरअसल वो तो रहेगा ही कि डेटा कॉन्फ्लिक्टिंग है उस पे, तो खैर वो तो चलो एक अलग मतलब हो जाएगा, एक अलग टॉपिक हो जाएगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, अगर एग्जामिनेशन में ये नहीं लिख सकते कि डेटा गलत है, ये भी बता दूं मैं कभी एग्जाम में लिख के आओ, नमन भैया ने बताया था ये डेटा कॉन्फ्लिक्टिंग है, नहीं नहीं भाई ऐसे नहीं लिखने का है, ठीक है ना। अब वो कॉन्फ्लिक्टिंग है सो है, वो सबके लिए वो, अगर तुम सही भी लिखोगे ना, बिल्कुल सही भी लिखोगे वो तब भी कॉन्फ्लिक्टिंग रहेगा, बिकॉज एग्जैक्ट डेटा कलेक्ट करना पॉसिबल है ही नहीं है, ठीक है ना। खैर, लेकिन जवाब कैसे देने का उसका, कि वो बराबर बराबर क्या है, पार्टिसिपेशन है किसका, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोग्राम्स में मेल का भी और फीमेल का भी। ऐसा क्यों है? वो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, अक्सर क्या रहता है कि फीमेल का नंबर क्या रहता है, कम रहता है, लेकिन यहाँ पे आकर के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बराबर क्यों हो गया? वंस अगेन रीजन सेम है, एग्रीकल्चर ने ये नंबर को ऊपर बढ़ाया, फीमेल का जो नंबर है एग्रीकल्चर ने इसको ऊपर बढ़ाया, क्योंकि जो जो फीमेल्स ज्यादातर रूरल एरिया में किस में, देखो ये तो हमने पढ़ा ही है ना कि रूरल एरिया में फीमेल वर्कर ज्यादा है, पार्टिसिपेशन उनका क्या है, ज्यादा है। और जब उनका पार्टिसिपेशन ज्यादा है तो वो क्या कर देता है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड, क्योंकि एग्रीकल्चर किस में आती है, सेल्फ एम्प्लॉयड में आती है, तो ये फीमेल का नंबर, वो जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहती है फीमेल्स, ये नंबर को ऊपर खींच के लेके आती है, जहां पे जितने मेल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही क्या कर रही है, फीमेल पार्टिसिपेट कर रही है। ये कंबाइंड है, टोटल है, टोटल, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों कैजुअल वेज लेबरर, वो कह रहे हैं मेल 24% है और फीमेल कितनी है, 27%। इसका रीजन बता सकते हो? अब वो कह रहा है कि हमें एक ब्रह्मास्त्र मिल गया एग्रीकल्चर, ऐसे कोई ना होता है, कंडीशन भी तो देखनी होती है कि कैसे लगाएंगे। कहाँ पे? दरअसल क्या होता है कि फीमेल जो कैजुअल वेज लेबरर है वो नंबर ज्यादा क्यों है मेल के कंपैरिजन में? दरअसल बच्चों क्या होता है ना, ये मानो या ना मानो, कहीं ना कहीं मतलब ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पता इसने बुक में लिखा है कि नहीं लिखा है, कहीं ना कहीं मेल मेंबर की ईगो हर्ट होती है अगर वो कैजुअल वेज लेबरर बनता है। नहीं समझ में आई आपको? नहीं आती समझ में बात? नहीं आई? दरअसल क्या रहता है ना कि
हमारी जो सोसाइटी है वो मेल सेंट्रिक है, कि जहाँ पे मेल अपने आप को डोमिनेट करने की कोशिश करता है। और क्योंकि हमारे देश के अंदर माहौल ऐसा बना हुआ है कि जो कैजुअल वेज लेबरर है उनको थोड़ा, मैं अपनी नहीं बता रहा हूँ, सोसाइटी कैसे देखती है मैं वो बता रहा हूँ। सोसाइटी थोड़ा अच्छी नजरों से नहीं देखती, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन है। अब थोड़ा बाहर वाली कंट्रीज में जाओगे ना, तो वहाँ पे सैलरीज में जो लो पेड काम, मतलब जिनको सो कॉल्ड लो पेड काम बोला जाता है भारत के अंदर, उधर उनकी अर्निंग में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे एक डॉक्टर की और एक नॉर्मल अगर कोई बंदा हो, जैसे कारपेंटर हो गया, प्लम्बर हो गया, तो इनकी अर्निंग में बहुत डिफरेंस होता है, ह्यूज डिफरेंस होता है। तो क्योंकि इनकी अर्निंग में ह्यूज डिफरेंस है भारत में, तो सोसाइटी ना डॉक्टर को तो अच्छी नजरों से देखती है, इन्हें थोड़ा ऐसे लाइटली ले लेते हैं लोग। मतलब जैसे किसी बच्चे को ना डराना हो, डराना इन द सेंस कि जैसे कभी कभी टीचर भी स्टेटमेंट यूज कर देते हैं, माँ बाप अक्सर करते हैं, पढ़ लिख ले वरना तो साले प्लम्बर बनेगा, ठीक है ना, और ये ड्राइवर ही बनेगा, ये ही काम करता फिरेगा फिर। ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? क्यों बोलते हैं ऐसा? इसी स्टेटमेंट से तुम्हें सोच नजर आ जाती है सोसाइटी की, कि किसको कितनी इज्जत मिलती है, जबकि फॉरेन कंट्रीज में ऐसा नहीं है। तो मेल की ना, जब वो मेल इस तरह जब क्योंकि सोसाइटी से बुरी नजर से देखती है थोड़ा, तो उसकी ईगो हर्ट होती है। क्या होती है? ईगो हर्ट होती है। लेकिन फीमेल के साथ ऐसा नहीं होता। फीमेल दरअसल क्या है ना, कि उसे जस्ट अपनी फैमिली दिख रही होती है, अपना बच्चा दिख रहा होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, अर्बन एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, रूरल में तो ये जो कैजुअल वेज लेबरर होती है, जिनके पास जमीनें नहीं है, तो वहां पे महिलाएं दूसरों की जमीन पे क्या करती है, वो हार्वेस्टिंग वगैरह में काम करती है। लेकिन अर्बन एरिया में कैसा रहता है? अर्बन एरिया में जिन्हें अपनी फैमिली चलानी होती है, फीमेल मेंबर्स को, वो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करती है, और बहुत मतलब आपको देख के भी अंदर से तुम्हें लगेगा कि यार ये चल क्या रहा है सोसाइटी में, कि जहाँ पे एक फीमेल मेंबर को इतना इतना हार्ड काम करना पड़ रहा है कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, कि जहाँ पे, और कई कई केस में तो आपने कुछ विजुअल्स ऐसे देखे होंगे न्यूज़पेपर में, मीडिया वाले तो खैर आजकल दिखाते नहीं है, बहुत कम देखने मिलता है, लेकिन हकीकत में कभी लाइव ही देख सकते हो कभी आपकी किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे, कि वो फीमेल मेंबर अपने बच्चे को भी संभाले, और बहुत हैवी जो फिजिकल वर्क होता है, जो टायर्डनेस या फटीग वाला जो काम होता है, वो भी करती है एट द सेम टाइम, ठीक है ना। तो दैट्स वाई बच्चों, ये जो फीमेल का जो कैजुअल वेज लेबर का जो परसेंटेज है, वो कुछ क्या रहता है, ज्यादा रहता है किससे? मेल के कंपैरिजन में, ठीक है ना। बात करते हैं अगर किसकी, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज की, किसकी बात करते हैं? तो रेगुलर सैलरीड में नो डाउट वही वाली जो सोच मैंने बताई ना, मानसिकता, वही यहाँ पे इन नंबर्स में दिखती है, कि 24% मेल का पार्टिसिपेशन है, बाकी 21% किसका पार्टिसिपेशन है? फीमेल का पार्टिसिपेशन, ठीक है ना, जो कि किससे कम है? मेल से कम है। यहाँ पे वही चीज नजर आती है कहीं ना कहीं, एक तो फैमिली वाला डिसीजन, एक तो कौन से वाला डिसीजन? फैमिली वाला डिसीजन, और एक जेंडर बायसनेस। समझ में आती है आपको बात? यही सारी चीजें शायद इसने वन बाय वन करके पॉइंट्स में लिखी है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। एक एक करके स्टार्ट करें। दिस डेटा रिवील्स द फॉलोइंग फैक्ट्स: about 52% workforce in India belongs to the self employment category। आ जाओ जी, टोटल कर लो। किसका करोगे टोटल बच्चों? किसकी बात कर रहा है वो? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है। तो ये देखो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, नमन भैया ये तो 104 हो जाएगा। 52 और 52 तुमने तो लिखा नीचे 52% वर्कफोर्स। हाँ जी, चलो ये बताओ, ये अच्छा सवाल, मतलब फालतू का है, मुझे पता फालतू सवाल है, लेकिन आधे बच्चों को समझा नहीं मैंने पूछा क्या है। इन्हें लिखा अबाउट 52% वर्कफोर्स इन इंडिया बिलोंग्स टू द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी।
कहाँ पे? कैसे कह रहे हैं? ऐसे कीजिएगा? अच्छा ऐसे बोल रहे हो, कैसे कीजिएगा? नहीं, वो तो आ जाएगा, चलो 100। वो सवाल है ही नहीं मेरा। सवाल, आप सवाल ही नहीं समझे। बस खाली ये लाइन पढ़ो ना, क्योंकि कैजुअल वेज की इसने अभी टेक्स्ट में कहीं पे बात नहीं की ना, रेगुलर सैलरी की बात की। इनने बात की खाली किसकी? सेल्फ एम्प्लॉयड। वो बोल रहा है कि अबाउट 52% वर्कफोर्स इन इंडिया बिलोंग्स टू द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी। 52% जनता किससे बिलोंग करती है? किससे बिलोंग करती है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी से बिलोंग करती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से। नमन भैया झूठ बोल रहे हैं, तो 104%। ऊपर वाली कर लो। ऐसे कोई ना कुछ भी लप्पे मारो। अरे सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दो भाई। तुक्के क्यों मार रहे हो? 100 मेल में से 52% है, और 100 ही फीमेल में से 52 है। तो फिर 200 में से कितनी हो गई? 200 में से 104, तो उसकी परसेंटेज निकालोगे तो वो भी तो 52% आएगी। नालायक हो। नहीं नहीं, कुछ क्या कह रहे? कुछ भी नहीं कह रहे। ये कह रहे हो कि इसे जोड़ दो तो हो जाएगा। एक कह रहा है नहीं, ऊपर देख लो। बिना फालतू में ही ऊपर देख लो। अरे नालायको, 52 मेंबर 100 में से 52% होता है, अगर मेल के लिए बात करें। सेम एज सिमिलरली फीमेल के लिए भी वो आउट ऑफ 100 फीमेल्स 52% होती है। लेकिन जब टोटल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 100 ये और 100 ये कितने हो गए? 200। उनमें से 52 और 52 104। तो 200 पे परसेंटेज निकालोगे 104 की, तो कितना बैठेगी? 52% बैठेगी कि नहीं? नहीं बैठेगी। अरे जान दो, कैलकुलेट कर लेना यार। यही तो सवाल पूछा था मैंने आपको, जो इतना कंफ्यूज हो रहे हो। तुमने क्या बोला? तुमने बोला इनका टोटल कर लो नीचे 100। ये मैंने लाइन भी डाली है अभी तो। क्या बोला? दूसरी बार मेरे को सुना ही नहीं तुमने क्या बोला। तुम्हें किसी को सुना? अब पता नहीं कब बोलते हो कब नहीं बोलते हो, सुना ही नहीं है। उसका स्टेटमेंट सुना, उसने बोला कि ऊपर देख लो। अब उसके बीच में कहीं तो बोला हो तो कह नहीं सकता हूँ। मैंने रिप्लाई दिया? बोला था उसने क्या? मैंने बोला था क्या? बोला मैंने रिप्लाई के लिए? और तुमने क्या बोला था? ऐसा है तो फिर तो सही है। अगर ऐसा ऐसा है तो बिल्कुल सही है। हाँ जी। अबाउट, पता नहीं यार, अब कहा हो नहीं कहा हो, तुम्हें समझा क्या? अल्टीमेटली मकसद है समझाना, है ना। अब यहाँ पे कोई जंग तो चल नहीं है कि तुमने कहा मैंने कहा। अगर तुमने कहा है तो कोई बात नहीं, मैं रिकॉग्नाइज कर लेता हूँ कि जो वर्मा जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कहा है वर्मा जी। सुनो, अबाउट 50, अरे अबाउट 52% वर्कफोर्स इन इंडिया बिलोंग्स टू द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी। आयुष कुमार, बात समझ में आती है? कैसे? अब मैं ध्यान से सुन रहा हूँ, कभी कोई बीच में फिर बोल दे अब तुम बोलोगे हमने बोला था। हाँ, ये तो 104 हो गई भाई, 52 ही हो गई, 52। परसेंट ही तो कह रहा हूँ, 52% तो ही हो गई। अब 52 ही वो हो गई। 52, जिनको इंग्लिश में समझ आए, 52 ये 52 वो, तो टोटल कितना हो गया? 104% हो गया ना। ईशान, बताइएगा ये क्या कहना चाहते हैं भाई साहब? तो तुम अपना बता दो, तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हारे क्या विचार है? हाँ हाँ।
सारे जितने भी इकोनॉमिस्ट है ना वो कह रहे हैं हमारा दम घुट रहा है। एडम स्मिथ कह रहा है मेरी तो जान ही निकाल दी इसने। चलो जैन साहब आप बताओ। इन दोनों को डिवाइड करेंगे किससे? 200 से, तो परसेंटेज कितनी आएगी? दैट्स वाई इसने ऐसा लिखा। अब मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा भाई साहब, हम आपके ऊपर शक कर सकते हैं क्या? बताओ, है ना? अब मान लिया, अब देखो जैसे मैं अब आगे पूछूंगा तो तुम उसके पहले ही बोल दोगे तो मुझे पता पड़ जाएगा। कोई बात नहीं, मौका मौका देते रहेंगे हम आपको। कैजुअल वेज लेबरर account for about 25% of India's workforce and regular salaried employees account for about 23% of India's workforce। क्या कह रहा है? जो कैजुअल वेज लेबरर है वो अराउंड कितने हैं? अराउंड कितने? 25%। कैसे पता पड़ा तुम्हें? वेरी गुड, इस बार सही बताया आपने कि एवरेज निकाला। क्या निकालेगा? मेल का और फीमेल का। समझ आ रही है ना आपको बात? अच्छा, फिर वो बोल रहा है और जो रेगुलर सैलरीड का ये जो नंबर है वो अराउंड कितना है? 23% है। कितना है? 23%। वो भी कैसे निकाला? वही एवरेज करके, मेल और फीमेल का एवरेज करके। फिर भी हमने सेफर साइड पे खेलने के लिए शब्दों का सिलेक्शन बहुत सही से किया है। अबाउट, जनरली, नॉर्मली, इस तरीके के शब्दों का आपको यहाँ पे चयन मिलेगा। आप भी ऐसे ही कर कीजिएगा, सीधा ठोक के आएंगे ना, है ना? तो अभी वो नहीं नहीं, हाँ वो चैन छीन भी जाएगा तुम्हारा। तो एग्जामिनर को ऐसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसे पता नहीं पड़ेगा, है ना? उसके पास मार्किंग स्कीम भी होगी और बाकी अपना खुद का दिमाग भी होगा। आगे आगे क्या कह रहा है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। कह रहे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक काफी क्या है? हाँ, बड़ा सोर्स है जीविका चलाने का, चाहे वो कौन हो, चाहे वो पुरुष वर्ग हो, चाहे वो महिलाएं हो। एज दिस कैटेगरी अकाउंट फॉर मोर देन 50% ऑफ द वर्कफोर्स, क्योंकि आधी से ज्यादा जनता तो इधर ही लगी हुई, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। कितना परसेंट है बताना? 52%। ठीक है ना? आगे बोल रहा है कैजुअल वेज वर्क इज द सेकंड मेजर सोर्स फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। कह रहे कि कैजुअल वेज किसके बाद? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बाद क्या है? ज्यादा है। हालांकि अगर आप देखोगे तो रेगुलर सैलरीड में और कैजुअल वेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उधर फीमेल में रह सकता है डिफरेंस, फीमेल में रहता है 6% का डिफरेंस रहता है। वो भी किसकी वजह से? वही जेंडर बायसनेस की वजह से। ठीक है ना? आगे, when it comes to regular salaried employment, both women and men are found to be so engaged in greater proportion। जब किसकी बात करते हैं? रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो चाहे वो मैन हो चाहे वीमेन हो, दोनों ही ग्रेटर प्रोपोर्शन में क्या रहते हैं? एंगेज रहते हैं। मैन इंक्लूड 24%, वेयर एज वीमेन इंक्लूड 21%। कुछ नहीं है यार, ऊपर का डेटा उसने इंग्लिश की फॉर्म में लिखा है। ठीक है ना? द गैप बिटवीन मैन एंड वीमेन इज वेरी लेस। कह रहे ये जो गैप है ये काफी कम है, 3% का गैप है। The comparison of the distribution of workforce in rural and urban areas reveals the fact that self-employed and casual wage laborer are found more in rural areas than in urban areas। कह रहे जब हम यही स्टडी, वर्कफोर्स की स्टडी करते हैं हम रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में, जब ये कंपैरिजन करते हैं तो इससे पता चलता है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड है और जो कैजुअल वेज लेबरर है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे है बच्चों? रूरल एरिया में। कहाँ पे है? रूरल एरिया में। किसके कंपैरिजन में? अर्बन एरिया के कंपैरिजन में। देख भी लो चाहे। सेल्फ एम्प्लॉयड, एक बार ना मेरे को मार्किंग करा के दो, मैं नहीं कर रहा हूँ मार्किंग, ताकि एक बार ये पता पड़े कि हाँ जो मैंने पढ़ा वो आप किस कौन से वाले डेटा से रिलेट कर रहे हो। कौन से वाला नंबर बोल दो? एक तो 58 और 38 की बात कर रहा है, वेरी गुड। और दूसरा किसकी बात कर रहा है? 29 और 15 की बात कर रहा है। कह रहे हैं कि रूरल एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में और कैजुअल वेज लेबरर में क्या है? किसका नंबर क्या है? ज्यादा है। दोनों नंबर क्या है? ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में? अर्बन के कंपैरिजन में। क्योंकि रीजन क्या है? रीजन ये है एग्रीकल्चर, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है? अब उसने बताया भी है, इट इज बिकॉज, अब जो मैंने वन वर्ड में बोला उसको थोड़ा डिटेल बता रहा है। मेजोरिटी ऑफ दोज डिपेंडिंग ऑन फार्मिंग
owns plots of lands and cultivate independently। एग्रीकल्चर की बात कर रहा है। नेक्स्ट है द नेचर ऑफ वर्क इन अर्बन एरियाज इज डिफरेंट। अर्बन एरिया में थोड़ा जो नेचर ऑफ वर्क होता है वो अलग होता है। ऑब्वियसली एवरीवन कैन नॉट रन फैक्ट्रीज, ये तो बात है ही है कि हर एक इंसान तो क्या नहीं चला सकता, फैक्ट्री नहीं चला सकता, शॉप्स नहीं चला सकता, ऑफिस नहीं चला सकता, अलग अलग टाइप के। मोर ओवर एंटरप्राइजेज इन अर्बन एरियाज रिक्वायर वर्कर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। वैसे भी जो होते हैं, जितने भी एंटरप्राइज है उनमें रेगुलर बेसिस पे अपने को क्या चाहिए होते हैं, वर्कर्स चाहिए होते हैं। तो दैट्स व्हाई अर्बन एरिया में रेगुलर सैलरीड का नंबर क्या है, ज्यादा है। बात समझ में आती है, आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री। अभी तक तो हमने एक एंगल देखा कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कितने और हायर्ड में कितने, हायर्ड में जो कैजुअल है वो कितने और रेगुलर कितने। अब ये भी देखेंगे कि प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग लगे हुए हैं, सेकेंडरी में कितने लगे हुए हैं और टर्शरी में कितने लगे हुए। इसी को बोलते हैं बच्चों ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं कि लोग किन किन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। अभी तक तो ये देखा था कि वो रेगुलर है कि वो कैजुअल है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। अभी देखते हैं कि किन किन एक्टिविटीज में लगे हुए, प्राइमरी में लगे हुए, सेकेंडरी में लगे हुए या टर्शरी में लगे हुए। ये होती है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, या इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री। यहाँ पे इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वर्कफोर्स को। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स अक्रॉस द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वर्कफोर्स का, किसमें, प्राइमरी में, सेकेंडरी में और टर्शरी में, है ना। टर्शरी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इज कॉल्ड द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। थोड़ा सा हिंदी में भी अगर आप समझना चाहो, यानी कि लोग किन किन ऑक्यूपेशन में लगे हुए हैं। मेजर तौर पे अगर आप कैटेगराइज करो तो 3 ऑक्यूपेशन होते हैं। प्राइमरी यहाँ पे फार्मिंग और अलाइड एक्टिविटीज होती है, वहां पे सेकेंडरी में प्रोडक्शन होता है और टर्शरी में सर्विसेज होती है। जब हम इस तरह की स्टडी करेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि ज्यादातर लोग कहाँ पे लगे हुए हैं, प्राइमरी में, सेकेंडरी में या टर्शरी में। कम लोग कहाँ पे लगे हुए हैं, किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, किसका कंट्रीब्यूशन कम है। तो इस तरह की बातें हमें यहाँ से पता चलेगी। प्राइमरी सेक्टर देखते हैं बच्चों, इट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर। यहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं, मतलब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। फॉरेस्ट्री और लॉगिंग, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। क्या क्या होती है बच्चों, बता सकते हो। एग्रीकल्चर समझ में आती है। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री जहाँ पे जैसे हम, कुछ लोग होते हैं जो बांस की खेती करते हैं, समझता है आपको। कुछ लोग होते हैं, एक रबर का प्लांट होता है, ठीक है ना। ये फॉरेस्ट्री के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, सागवान की लकड़ी होती है, लगभग 15 से 20 साल लगते हैं उसको ग्रो होने में, जिसके ये दरवाजे वगैरह बनते हैं, ठीक है ना ऐसे। तो ये शीशम की लकड़ी होती है। ये सब किसके अंदर आता है, फॉरेस्ट्री के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, फॉरेस्ट्री के अंदर, ठीक है ना। लॉगिंग समझते हो आप, लॉगिंग, हाँ, जो उसका ल्यूम्बर होता है, जो ट्रंक होता है ना। अभी तुम इधर जैसे स्कूल में जाते होंगे तो इधर आपको मार्केट दिखती है, लकड़ी की मार्केट दिखती है ना, तो बिल्कुल लॉगिंग। नेक्स्ट है फिशिंग। अब इसमें मछली पकड़ना भी और मछली पालना भी, और ये डिफरेंस आपने देखा था कोई तो चैप्टर में, कौन से वाले में, रूरल डेवलपमेंट में। मछली पकड़ना खाली फिशिंग हो गई, क्या हो गई, लेकिन मछली को पालना भी और पाल के पकड़ना। हाँ जी। तो एक एक टर्म तो मैंने यूज की थी कोई तो, ए जाल। तुम वापस से चालू हो गए, खाली वो टर्म बताओ। फिश हैचिंग, क्या बताया था, फिश हैचिंग। तो वो चीज हो गई। अच्छा, माइनिंग एंड क्वेरिंग क्या होती है, वो तो क्वेरिंग होती है। तो फिर माइनिंग क्या होती है, खुद आ जाए। अच्छा, देखो कोई और बता रहा है क्या, नहीं। कहाँ है सुबह सुबह चिंटी को कष्ट दे रहे हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइनिंग एंड क्वेरिंग। हाँ जी,
देखो माइनिंग होती है कि जो आप अर्थ के बीनीथ में से, मतलब अंदर से, जो आप मिनरल्स वगैरह या आपके मेटल्स हो गई, कोई भी चीज वो निकालते हो, जैसे आपकी कोल माइन हो गई, आयरन की माइन हो गई, गोल्ड माइन हो गई, डायमंड माइन हो गई। क्वेरिंग क्या होती है? क्वेरिंग जब आप अर्थ के सरफेस पे से ही चीजें निकालते हो, मतलब बहुत ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे कि लाइमस्टोन, लाइमस्टोन ये आपको बहुत ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, अर्थ के सरफेस पे से ही एक दो लेयर नीचे से ही आपको मिल जाएगा, जो सतह पे से है ना, पृथ्वी की सतह पे से जो चीजें निकाली जाती है। हाँ, क्ले हो गया। और एक दो एग्जांपल और दे सकते हो आप शायद। क्या चीज? पहाड़ कहाँ से लाते हैं? तो वही तो बता रहा हूँ मैं, उसी को तो मैंने क्या बोला, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन, उसी को तो बोलते हैं। हाँ जी। क्या चीज? कैरेट वगैरह? बेटा वो तो फार्मिंग में नहीं आ जाएगा। हाँ जी, वो तो फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में आ जाएगा। चलो, जितने एग्जांपल मेरे को पता थे उतने मैंने आपको बता दिए। बाकी शायद अगर ह्यूमैनिटीज वाले कुछ और जानकारी रखते हो तो शेयर कर दीजिए। याद नहीं आ रहा? लेकिन यही तो डिफरेंस होता है ना, क्वेरिंग में और माइनिंग में डिफरेंस तो होता है ना, कि जो हम सरफेस पे से जो चीजें एक्सट्रैक्ट करते हैं वो तो क्वेरिंग में आती है, जो ज्यादा डीप में जाती है, और जब हम डीप में क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो जाकर के वो क्या होती है? माइनिंग होती है। क्या होती है? नेक्स्ट है बच्चों सेकेंडरी सेक्टर। इट इन इस चैप्टर में सबसे ज्यादा डेटा, सबसे ज्यादा डेटा, और मैंने जो डेटा तुम्हें मैं करा रहा हूँ ना, वो बहुत लिमिटेड डेटा करा रहा हूँ मैं, बहुत लिमिटेड डेटा। वो कह रहे हैं कि लिमिटेड है, अगर इसका प्रॉपर एनसीईआरटी वाला डेटा डालना है तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट है बच्चों सेकेंडरी सेक्टर। फिर कह रहा हूं मैं, अगर डेटा अगर हैंडल हो रहा, मैनेजेबल है, तो ही करना, अदरवाइज ज्यादा दिमाग मत लगाना। वो एनालिसिस पता होना चाहिए, बेसिक बेसिक जो चीजें है, वो मेल फीमेल का कंपैरिजन, रूरल अर्बन का कंपैरिजन, एग्रीकल्चर, और बाकी वो सारे पॉइंट, जेंडर बायसनेस और मेल डोमिनेंट सोसाइटी, इस तरह के आपको पॉइंटर्स पता होने चाहिए, तो लिख दोगे। डेटा में बहुत ज्यादा घुसोगे ना इस चैप्टर के, तो मार खाओगे, कुछ भी नहीं होगा। उल्टा जो आता है ना, माने वो, हाँ, डेटा में वो इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेगा आपको, वो खुद ही, अगर डेटा देना होगा ना उसे, मतलब वो पूछेगा आपको, तो वो डेटा ऐसे पूछेगा नहीं, आपको खुद बताएगा और एनालिसिस करवाएगा आपसे, जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं। तो बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाना डेटा में। आधे, और ये भी बता रहा हूँ, आधे बच्चे आके मेरे को बाद में बोलेंगे कि नमन भाई इसमें तो ये भी डेटा था, ये भी डेटा था। मैं पहले बता चुका हूँ, मैंने बहुत लिमिटेड डेटा कराया है, और जो कराया है वो मोर देन इनफ है बस। ठीक है ना? मेरे को क्या जाता है, मैं तो भर दूंगा इसमें सारा डेटा, क्लास में रीड आउट कर दूंगा। अल्टीमेटली पढ़ना तो माइंड में तो तुम्हें सेट करना है ना, मेरे को कोई ना एग्जाम देने हैं, मैं तो रीड आउट कर दूंगा इधर। हाँ, तो तुम फिर खुश हो जाओगे कि हाँ डेटा तो आ गया, लेकिन होगा कुछ नहीं उससे। तुम अगर मेरे को बोलो कि बहुत लॉन्ग टाइम तक ये डेटा मैं भी याद रख पाऊंगा, तो भाई मेरे अंदर कोई ऐसी सुपर पावर नहीं है, मेरे को तो वैसी चीजें रटी जाती है, तो मैं भी नहीं याद रख पाऊंगा। ठीक है ना? हाँ, लेकिन वो जो एनालिसिस है बस वो कर सकते हैं हम लॉन्ग टाइम के लिए, है ना? तो इसलिए मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। सेकेंडरी सेक्टर, इट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आती है? मैन्युफैक्चरिंग आती है, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड गैस सप्लाई। क्या रे, एक लाइन में खत्म करता है और उधर 11th क्लास में पूरा चैप्टर ही है इसका। नहीं पढ़ते हम पूरा वो सेकेंडरी के बच्चे? एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबली, याद है कि नहीं? ये तो पूरा बच्चे बच्चे, कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग बच्चा, कंस्ट्रक्शन बच्चा, बिल्कुल पूरा वो जो बड़ा सा चार्ट बनाते हैं फर्स्ट चैप्टर में, इधर तो एक ही लाइन में खत्म कर देता है। कुल मिलाकर के प्रोडक्शन होता है सेकेंडरी सेक्टर में। और टर्शरी क्या होता है? कौन सा सेक्टर होता है? सर्विस सेक्टर होता है। इट इंक्लूड्स ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या बाकी कोई भी प्रोफेशनल सर्विसेज। ठीक है ना? किसकी? टर्शरी सेक्टर की एज सच तो शायद एमटी हमने कोई बना नहीं रखी है, लेकिन 6 सेक्टर मैंने आपको बताए थे, 6 होते हैं: इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजिंग वगैरह। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री, 17-18 का डेटा है। मतलब यार कम से कम ऐसा तो करो, है ना? ये मेरी गुजारिश भी है एनसीईआरटी वालों से, कि भाई
डेटा देना है तो एक ही साल का दे दो ताकि बच्चा कंपैरिजन भी कर पाए। साला कहीं पे मर्जी आती 11-12 का डेटा ठोक देते हैं, कहीं पे 15-16 का दे देते हैं, कहीं पे 17-18 का दे देते हैं। बताना क्या चाहते हो? कम से कम एक साल का डेटा दो और अपडेटेड ही दे दो। जब तुम करते भी हो हर साल चेंजेस तो करते ही है, तो डेटा अपडेट ही कर दो हर साल का। और एक ही साथ में ऐसा दो डेटा की ताकि हम कंपैरिजन भी कर सके। ठीक है ना? अब पता नहीं कैसे क्या लोग बैठे हैं उधर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री, देखो ना प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग लगे हुए? 44.6। सेकेंडरी में कितना? 24.4। और टर्शरी में कितना? अब ध्यान से सुनना बच्चों, एक जमाना था जब ऑलमोस्ट 85% जनता किस में लगी हुई होती थी? प्राइमरी में लगी हुई होती। वो जमाना कब का था बताना? जैन साहब बताएंगे हमारे। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि 3-3 बार पढ़ा है ना जैन साहब ने। हाँ जी, एक बार पढ़ा है। बिल्कुल। तो एक जमाना था जब 85% जनता किसमें लगी हुई थी? प्राइमरी सेक्टर में। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये नंबर क्या हुआ है? कम हुआ है। अच्छा, एक चीज और देखी आपने कि जिस टाइम पे 85% जनता एग्रीकल्चर में लगी हुई थी, प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई थी, तो बाकी 15% वो सेकेंडरी में या तो टर्शरी में। अब क्योंकि ये नंबर तो क्या हुआ? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम हुआ है। तो तुम देख लो वे नंबर क्या हो गए? बढ़ गए, क्योंकि लोग उधर से निकल करके तो इधर आए हैं। ये कोई ऑल टुगेदर कुछ तो नई कैटेगरी, कुछ तो नई प्रजाति कोई क्रिएट हुई है भारत के अंदर, नहीं ना? हाँ जी, जो लोग प्राइमरी से निकल करके आए हैं वो कहीं ना कहीं तो गए होंगे ना। अरे छोड़ो ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लोग गांव में एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है ना? अब जो वहां पे जो लोग हैं, एग्रीकल्चर से निकल करके कोई जॉब में जा रहा है, कोई क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। तो यहीं से तो यहाँ एक जगह से नंबर कम होगा, दूसरी जगह बढ़ जाएगा। तो वो 85% से घट करके कितना हुआ है? ऑलमोस्ट कितना? 45%। बाकी 24% और 31% लगभग लगभग सेकेंडरी में और टर्शरी में। सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे लगे हुए? तुम्हें क्या लगता है यहाँ से कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा आता होगा? सबसे कम आता है, टर्शरी से आता सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन। सेकेंडरी में कम लगे हुए किसके किसके कंपैरिजन में? टर्शरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी में कम लगे हुए। बिजनेस करना हर एक के बस की बात नहीं है ना। रिस्क एपेटाइट आपका बहुत तगड़ा होना चाहिए। आप मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए कि आप जो आपको जो लॉस होगा ना उसको झेलने के लिए भी आप प्रिपेयर होने चाहिए, और प्रॉफिट होने पे जो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसको भी कंट्रोल मैनर में आपको। अक्सर वरना ऐसा होता है लोग पैसा कमा लेते लेकिन वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता लोगों को। ठीक है ना? तो आप ना बहुत कंट्रोल मैनर में होने चाहिए और आपका रिस्क एपेटाइट होना चाहिए, तो ही तो कर सकते हैं। अदरवाइज आप सेकेंडरी सेक्टर में ऑपरेट नहीं कर सकते, बहुत दिन देखने पड़ते हैं। ठीक है ना? दिस डेटा रिवील्स द फॉलोइंग फैक्ट, इस डेटा से हमें क्या पता चलता है? अ लार्ज सेगमेंट ऑफ द वर्कफोर्स कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन द प्राइमरी सेक्टर। ज्यादा जनता किसी के ऊपर डिपेंड है? बोलो ना, ज्यादा जनता किसके ऊपर डिपेंड है? किसके ऊपर? प्राइमरी सेक्टर के ऊपर। और ये तो पहले भी ऐसे था, लेकिन पहले से क्या हुआ है? नंबर कम हुआ है। ठीक है ना? डिस्पाइट लो प्रोडक्टिविटी, बावजूद किसके? लो प्रोडक्टिविटी के। मतलब प्रोडक्टिविटी कम है फिर भी किस में लगे पड़े हैं? प्राइमरी में लगे पड़े हैं। ड्यू टू ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर हैव फेल्ड टू जनरेट ग्रेटर जॉब अपॉर्चुनिटी। ज्यादातर लोग कहाँ पे लगे हुए हैं? प्राइमरी में लगे हुए हैं, तो सेकेंडरी और टर्शरी में ज्यादा जॉब जनरेट नहीं हो पाई। वी ऑल नो दैट डेवलप्ड इकोनॉमीज आर इंडस्ट्रियल। सारे बच्चों को पता है कि जो भी डेवलप्ड इकोनॉमी होगी उसका जो इंडस्ट्रियल बेस होगा, जो सेकेंडरी सेक्टर होगा, बहुत ही स्ट्रांग होगा। क्योंकि कोई भी इकोनॉमी को आप ग्रो करा सकते हो, किसको ग्रो करा करके? फर्स्ट एंड में सेकेंडरी सेक्टर को। ठीक है ना? तो वैसा तो ये बोल रहे हैं बट द इंडियन सेकेंडरी सेक्टर लैग्ड बिहाइंड द टर्शरी सेक्टर। हमारे यहाँ पे तो सेकेंडरी किसके भी पीछे है? टर्शरी के भी पीछे है। दिस इज अनदर पॉइंट ऑफ द बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये कारण है इंडियन इकोनॉमी का बैकवर्ड होने का। ठीक है, तो ये चीज है। नेक्स्ट है बच्चों जॉबलेस ग्रोथ। क्या है? जॉबलेस ग्रोथ। जेसीबी ही सारा काम करेगी तो लोग तो फिर देखेंगे ही ना ये क्या कर रही है। हाँ जी, यही होती है बस जॉबलेस ग्रोथ। कोई नया टॉपिक नहीं है, पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है।
पूछना जरूर चाहेंगे हम कि क्या होती है जॉबलेस ग्रोथ, और ये बताएंगे हमारे वर्मा जी। जॉबलेस ग्रोथ नाम से डिफाइंड है। मशीन आ गई। अच्छा हाँ, वर्मा जी नहीं नहीं सुनो, तुम्हें सुनना होगा वो कह क्या रहे हैं। वर्मा जी कह रहे हैं जब बुलडोजर आएगा। हाँ जी बोलो, आगे बोलो। वो ब्लश करने लगा। हाँ जी, चलो कौन बताएगा? अद्विका आप बताओगे? हाँ जी, जॉबलेस ग्रोथ। जो पहले हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाए थे, अब जमाना किसका आ गया? सीआईटी का, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का। बिल्कुल। इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है, इकोनॉमी तो ग्रो करनी चाहिए, लेकिन जॉब भी तो मिलनी चाहिए, जब भी तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। अजीब बात है यार, इकोनॉमी ग्रो भी कर रही है और जॉब भी नहीं मिल रही है। इसी को बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। ये सब किसका करिश्मा है? टेक्नोलॉजी का। किसका? टेक्नोलॉजी का। बात समझ में आई? चलो, तुम तो इधर उधर निकल जाते हो। जॉबलेस ग्रोथ रेफर्स टू अ सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है व्हेन द इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज, जहां पे इकोनॉमी के अंदर हम ज्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाते हैं विदाउट अ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। बजाय किसके? जितनी इकोनॉमी ग्रो करती है ना, जीडीपी ग्रो करती है, उतनी क्या ग्रो नहीं करती है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ग्रो नहीं करती है उस हिसाब से। इसके दो कारण हो सकते हैं, एक तो मैंने बता दिया टेक्नोलॉजी वाला, दूसरा क्या रहता है, जीडीपी तो कभी कभी किसकी वजह से भी बढ़ जाती है, कभी कभी क्या ज्यादातर प्राइस की वजह से भी बढ़ जाती है, तो दैट्स व्हाई। हाँ जी। हाँ हाँ, लेकिन ये देखो ना इस इंसान को, ज्यादा पैसा कमा के कर भी क्या लोगे? पैसा तो तुमने कमा लिया, मशीनों पे तो ध्यान दिया, और जो एक्चुअल में जिसके अंदर इमोशन थी उनको सबको एक तरफ बिठा दिया तुमने। हाँ बोलो, क्या ही कीजिएगा उस पैसे का, और क्या ही हो सकता है। ठीक है ना, तो दैट्स वाई बच्चों। वो कह रहे हैं जॉबलेस ग्रोथ लीड्स टू क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। अगर जॉबलेस ग्रोथ होती है तो इससे बड़े पैमाने पे क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट फैलता है। इवन व्हेन देयर इज अ राइज इन जीडीपी, भले ही चाहे जीडीपी क्या हो रही हो, बढ़ रही हो। इकोनॉमिक ग्रोथ अकर्स व्हेन जीडीपी राइजेस। इकोनॉमिक ग्रोथ जब होती है जब जीडीपी बढ़ती है। इट मींस एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। इसका मतलब है कि इकोनॉमी जब भी बढ़ेगी जब आउटपुट बढ़ेगा। आउटपुट को बढ़ाने के लिए सारे बच्चों को पता है एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ना चाहिए। कीन्स ने ऐसा बोला है, लेकिन बेचारे को कीन्स को क्या पता था कि जमाना क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और उसकी थियरी कहीं ना कहीं उसकी थियरी को क्रिटिसाइज किया जाने लगेगा कि आउटपुट विदाउट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के भी बढ़ाया जा सकता है बाय यूजिंग द CIT, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कह रहे हैं एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इज अचीव्ड इन टू वेज। आउटपुट को आप दो तरीके से अचीव कर सकते हो, थ्रू ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट, जो कि कीन्स ने भी बोला था उधर मैक्रो में, और कैसे भी कर सकते हो थ्रू बेटर टेक्नोलॉजी। अनफॉर्चुनेटली द इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग जीडीपी मोर थ्रू टेक्नोलॉजी देन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर। यार शांति है ही नहीं, साला टेक्नोलॉजी नहीं है तो रोना रोएंगे कि टेक्नोलॉजी नहीं है तो कह रहे हैं अनफॉर्चुनेटली वर्ड यूज कर दिया। अब क्या है कि हर एक चीज के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं, तो फाइनली जो लिखा है वही बता देता हूँ उसी सेंस में। कह रहे कि अनफॉर्चुनेटली जो इंडियन इकोनॉमी है, अनफॉर्चुनेटली कह रहे हैं, unfortunately the Indian economy is experiencing GDP more through technology than the employment of labor। कह रहे हैं यहाँ पे ज्यादा अब आज आजकल आपको हाल फिलहाल की तुम न्यूज उठा करके देखो, जो कॉर्पोरेट न्यूज है, आपको डेली सुनने मिलेगा कैप जेमिनी ने 10,000 एम्प्लॉइज को निकाल दिया, बायजूस ने 1900 एम्प्लॉइज को निकाला, वो खुद ही निकलने वाला है। ठीक है ना। इधर इधर किसके लिए बहुत मुश्किलें बढ़ रही है? पेटीएम के लिए बहुत मुश्किलें बढ़ रही है। ठीक है ना। इन्फोसिस निकाल रही है, विप्रो निकाल रही है, बाकी जो, हाँ, यानी कि ले ऑफ चल रहा है। क्या चल रहा है? क्यों चल रहा है ये अभी, क्यों ये अभी पिछले 1-2 साल में इतना क्यों हो रहा है? एआई की वजह से। किसकी वजह से? एआई की वजह से। हम ये नहीं कह रहे कि एआई सारी जॉब को रिप्लेस कर देगी, लेकिन जो रूटीन नेचर की जो जॉब है उनको तो रिप्लेस
कर ही चुकी है। तो जब उनका काम तो सस्ते में हो जाएगा तो काहे इतने लोगों को मेंटेन करना, तो वैसा। तो कह रहे हैं कि भारत में ऐसे ही हो रहा है कि टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही जीडीपी ग्रो कर रही है। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ जॉबलेस ग्रोथ, और इसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, जॉबलेस ग्रोथ बोलते हैं। कह रहे हैं व्हाई आर वी रिलाइंग मोर ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेस ऑन एम्प्लॉयमेंट, हम ज्यादा विश्वास उन पे क्यों कर रहे हो, टेक्नोलॉजी पे क्यों कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट पे क्यों नहीं हम विश्वास जता रहे, क्यों ट्रस्ट नहीं कर रहे। भाई देखो, दरअसल बात ऐसी है, धंधा चलता है प्रॉफिट से, ठीक है ना। कंपनी को चाहिए प्रॉफिट। वो बात अलग है कि आज का जो एक माहौल बना हुआ है वो है कैश बर्न करने का, ठीक है ना। पता नहीं लोग किस और तो मूव भी कर रहे हैं, ठीक है ना। 8-8 करोड़, 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ रुपए का लॉस लेके बैठे हैं, 2-2, 5-5 करोड़ की सेल करने के लिए, ठीक है ना। पागल है सारे लोग। लॉन्ग लॉन्ग टर्म में ना फिर, अभी मतलब जिस इंसान को ये नहीं पता कि अभी वो कैश बर्न कर रहा है और अगले 2 महीने का उसके पास रन रेट है ही नहीं है, कि 2 महीने के बस इतना ही पैसा है कि 2 महीने का ही खर्चा पूरा चलेगा, और इस भरोसे बैठा है कि कोई तो मेरे को इन्वेस्टमेंट मिलेगी, कहीं से तो पैसा मिलेगा, फिर वो उड़ाऊंगा, फिर ये कार्यक्रम करता रहूंगा, फिर सबका बनाऊंगा, मार्केट में आईपीओ लेके आऊंगा, ठीक है ना। अपने पैसे लेके हम निकल लेंगे, कट किसका जाएगा, आम जनता का। आजकल सीन ही यही चल रहा है, 10 रुपए का समोसा 8 का बेचो, लोगों को लगेगा मंदा मिल रहा है और खरीदेंगे वो, है ना। प्रॉफिट कोई नहीं देख रहा है, बस रेवेन्यू देख रहे हैं, रेवेन्यू की रेवेन्यू बढ़ रहा है। फिर क्या करो, फिर तुम्हारे पास और जनता आएगी, फिर 8 का समोसा कितने का बेचो, 6 का। 6 का, अब जब चला गया वो जमाना, 6 का बेचो, कितने का बेचो, और ज्यादा जनता आएगी। बिल्कुल, फ्री का भी बेचने के लिए लोग तैयार है, ठीक है ना। जस्ट जस्ट टू इंक्रीज द रेवेन्यू, किसको इंक्रीज करने के लिए, रेवेन्यू। और रेवेन्यू के बेसिस पे फंडिंग मिल जाती है ना। और वो वैल्यूएशन वैल्यूएशन का गेम चल रहा है बस ऑन पेपर, हालत खराब है, एक्चुअल में कुछ नहीं है। अगले को भी, जो फाउंडर है उसको भी डर लग रहा है कि होगा क्या, ठीक है ना। हाँ, आज तो ठीक ठाक चल रहा है, पैसा है तो चल रहा है, पैसा नहीं है तो कल मैं आउट ऑफ कैश हो जाऊंगा, तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी वैल्यूएशन का गेम चल रहा है ऑन पेपर, बस लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब तो, इन्वेस्टर इंतजार कर रहा है कब मैं एग्जिट लूं, और जो फाउंडर है वो इंतजार कर रहा है कि कब मेरा आईपीओ आए। आईपीओ में जैसे पेटीएम में हुआ था, पेटीएम में नहीं यही हुआ, ठीक है ना। 2,000 रुपए का आईपीओ आया, और आज तुम देखो 400 और 500 की रेंज में मूव कर रहा है। तो ठीक है, जिसने पैसा लगाया था वो तो पैसा लेके निकल लिया अपना, ठीक है ना। बाकी फंस कौन गई, आम जनता। अब जिसके पास थी, जिसको आईपीओ लगा पेटीएम का, ठीक है ना, अब वो वेट करता रहेगा कब बेचारा 2,000 होएगा। एक दशक में तो होने वाला है नहीं 2,000 रुपए, अब मजे करते रहना, ठीक है ना। अब मजे करते रहना, नहीं बंद तो हो नहीं रही है खैर। पेटीएम भी बेटा एक कंपनी कोई ना है, छोटी बड़ी मिला करके पेटीएम की 40 सब्सिडरीज है, 40 सब्सिडरीज, ठीक है ना। उसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है 197 कम्युनिकेशन, वो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन, और उसकी सारी जितनी छोटी बड़ी मिला करके 40 सब्सिडरीज है। केवल पेटीएम जो पेमेंट बैंक है ना, उस पे दिक्कत थी, और वो भी उन्होंने अब वो नोडल अकाउंट क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब तुम्हें समझ में आया नोडल अकाउंट क्या होता है, इतना मैं समझाना चाहता हूँ। हाँ जी। दूसरा क्यूआर कोड, नहीं तुम समझोगे कैसे जब मैं समझाना ही चाहता हूँ। हाँ जी, वो जो क्यूआर कोड जो होता है, अब वो खुद से कभी तुम उनके सपोर्ट पे कॉल करो अभी, तो वो खुद बोलते हैं कि पेटीएम की सारी सर्विसेज चालू रहेगी, ऐसे क्यूआर कोड भी बराबर, क्योंकि अफवाह उड़ गई ना मार्केट में कि पेटीएम तो बंद हो रही है। अब लोगों को इतना तो नहीं पता ना, तुम्हें ही आज ही पता पड़ा होगा कि पेटीएम की छोटी बड़ी मिला करके सारी कितनी कंपनीज है, 40 कंपनीज है सब्सिडरी। लोगों को तो लगता है पेटीएम एक कंपनी है ना, 197 कम्युनिकेशन एक कंपनी है, पेरेंट कंपनी, उसकी छोटी बड़ी मिला करके बहुत सारी अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग क्या है, कंपनी है। जिनका भी कनेक्शन किससे था, पेटीएम पेमेंट बैंक से था, जैसे फास्टैग भी उनके उससे ही होता है, ठीक है ना। तो केवल उनके लिए दिक्कत थी, अब कह रहे हैं वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, बिल्कुल 15 मार्च तक होगा, ठीक है। चलो। हाँ जी बच्चों, हम बात कर रहे हैं किसकी, कि हम ज्यादा रिलाई किस पे कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट पे रिलाई नहीं कर रहे। ऐसा क्यों, भाई कंपनी को चाहिए प्रॉफिट, सीधी सच्ची सी बात है। और प्रॉफिट कब आएगा, जब स्केल आएगा। स्केल कब आएगा, जब टेक्नोलॉजी आएगी। बात समझ में आ रही है, मैनुअली स्केल आ ही नहीं सकता। धंधे में स्केल तो समझते हो ना, स्केल का आना मतलब, हाँ, बिजनेस क्या होना, एक्सपेंड होना, ग्रो करना।
और सब जितनी भी कंपनीज है वो सब किसके लिए काम कर रही है? प्रॉफिट के लिए काम कर रही है। वो बात अलग है कि नहीं आ रहा है, लेकिन काम तो कर रहे हैं किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। तो हर एक बंदा ये सोच रहा है कि मैं कॉस्ट को क्या कर सकता हूँ, कैसे कम कर सकता हूँ। अब चाहे वो फेयर तरीका हो, चाहे वो अनफेयर तरीका हो, चाहे सामने वाले की हेल्थ खराब हो, चाहे उसकी लाइफ बर्बाद हो, उसे तो क्या करनी है? जस्ट कॉस्ट कम करनी है। समझ में आ रही है ना बात? तो बस the reason is that our growth process is being increasingly hijacked by MNCs। कह रहे कि हमारी जो ग्रोथ है ना, वो पूरी ग्रोथ के ऊपर कब्जा किसका हो चुका है? MNCs का। पूरा डोमिनेट कर रही है। तुम देख लो ना, बाकी चलो एक दो ग्रुप को छोड़ दोगे जो थोड़ा ठीक ठाक है, जो थोड़ा सोशल बैलेंस भी बना के चलते हैं। बाकी जितनी भी भारत की जो इकोनॉमी आती है, मुश्किल से मुश्किल 4-5 फैमिली से ही तो आती पूरी जीडीपी। 90% जीडीपी वो 2-3% लोगों से आती है। अब बाकी सब लगे पड़े हैं 11-11 हजार रुपए कमाने में ऑन एवरेज। समझ में आ रही है आपको बात? तो वो कह रहे हैं कि हमारी जो ग्रोथ है ना, भारत की ग्रोथ, वो अब किसके कंट्रोल में है? एमएनसीज के कंट्रोल में। और एमएनसीज बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि उनकी कॉस्ट बढ़े। वो तो क्या ही करना चाहेगी? कॉस्ट कम करना चाहेगी। दीज कंपनीज स्पेशलाइज इन अचीविंग हाई ग्रोथ। ये क्या रहती है? कंपनी स्पेशलाइज होती है किसमें? हाई ग्रोथ को अचीव करने में थ्रू एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। किसको यूज करके? एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को यूज करके, रादर देन थ्रू ग्रेटर यूज ऑफ मैन पावर, की बजाय इसके कि वो ज्यादा लोगों को रखे एम्प्लॉयमेंट पे। वी मे एंड अप दिस सेक्शन बाय स्टेटिंग द फैक्ट दैट ड्यूरिंग द पीरियड, ये ध्यान से सुनना बच्चों, काफी अच्छी चीज लिखी हुई है। हम इस चीज को समझ सकते हैं या कंक्लूड कर सकते हैं इस स्टेटमेंट से कि ड्यूरिंग द पीरियड 1951 टू 2000, आजादी के बाद से और 2000 तक, लगभग लगभग 50 सालों में, 5 डिकेड तक, while the growth rate of GDP has risen from 3.6% to 8% per annum, हमारी जो जीडीपी हर साल 3.6% से 8% तक जो ग्रो की, the growth rate of employment has tended to slide down from 1.5% to just about 1%। जीडीपी तो ग्रो करी 3.6% से 8% तक, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए था कि नहीं बढ़ना चाहिए था जब जीडीपी बढ़ रही है? कीन्स ने ऐसा बोला है। लेकिन वो क्या हुआ है? कम हुआ है। कि वो जो आपका जो एम्प्लॉयमेंट का रेट है वो 1.5% से जो ग्रोथ हो रही थी, वो अब ग्रोथ कितनी होती है? 1%। तो ये घटता हुआ जो स्लिपरिंग नंबर है, ये क्या शो कर रहा है आपको? कि टेक्नोलॉजी का क्या हो रहा है? यूसेज ज्यादा हो रहा है। तो ये किसकी तरफ इशारा करता है? जॉबलेस ग्रोथ की तरफ। किसकी तरफ? जॉबलेस ग्रोथ की तरफ। द ग्रोइंग गल्फ बिटवीन द टू रेट्स, गल्फ मतलब हाँ डिफरेंस, खाई, ऐसा करके बोल सकते हैं। जो ये जो गैप बढ़ते जा रहा है कि जीडीपी तो मान लिया बढ़ रही है, लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ रेट क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। माने देखो, ये एम्प्लॉयमेंट का रेट और ये जीडीपी है, जीडीपी का रेट तो बढ़ता जा रहा है और ये एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ रेट क्या हो रही है? कम हो रही है। तो ये जो गैप है, ये गैप बढ़ते जा रहा है। द ग्रोइंग गल्फ बिटवीन द टू रेट्स इज एन अलार्मिंग साइन। ये कह रहे हैं कि भारत के लिए क्या है? अलार्मिंग साइन है फॉर अ कंट्री वेयर द जॉबलेस लेबर फोर्स हैज टेंडेड टू इंक्रीज ओवर टाइम। यहाँ पे बेरोजगार लोगों की जो जनता है, जो संख्या है, वो बढ़ती जा रही है। एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, उसमें से बेरोजगार बहुत ज्यादा। बात समझ में आ रही है ना? तो ये चीज, और जैसे कि बच्चों मैंने आपको कल वादा किया था कि इतना तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही, उतना मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स मैं शुरू नहीं कर रहा हूँ, ये हम पढ़ेंगे कल। कितना रहता है चैप्टर? कैजुअलाइजेशन, इनफॉर्मलाइजेशन, कल हम ये कर लेंगे, ये भी पढ़ लेंगे। इनफॉर्मल सेक्टर ये भी पढ़ लेंगे। हाँ 20 तक हो जाएगा बच्चों ये चैप्टर आपका। उसके बाद वो तो उधर तुमने चैप्टर चालू कर ही दिया बिजनेस में, और 40% तक लगभग हो जाएगा। इसमें आपका एक चैप्टर रह जाएगा। जब भी आप इंग्लिश का एग्जाम देने के बाद आओगे, तो 22 में तो एग्जाम ही दे के आओगे आप। 22 में आ सकते हो दोपहर में? नहीं आ सकते? तो 23 से हम आपको बुला लेंगे। 23 से 28 तक लगभग लगभग के बीच में किसी का एग्जाम होगा नहीं, तो बस तब हो जाएगा। ठीक है जी।